हेलो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम बीपीएससी जो टीआरई 4.0 होने वाला है उसके लिए एक बुक लेकर आए हैं, यूथ कंपटीशन। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कि जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं बिहार में, शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम कराए गए हैं, उसमें जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो इस पुस्तक में दिए गए हैं। तो इस पुस्तक का शुरू से अंत तक अध्ययन करेंगे हम लोग। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, इसमें बीपीएससी टीआरई में जो एग्ज़ाम हुआ वो है, ठीक है। और पेपर फर्स्ट हो गया 1 to 5, उसके बाद 6 to 8 पेपर सेकेंड, 9 to 10 थर्ड, 11 to 12 फोर्थ। इसके बाद में बीपीएससी टीआरई कैंसिल एग्ज़ाम हो गया था, वो एग्ज़ाम है पेपर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में 1 to 5 तक का है और 6 to 8 तक का सेकंड में है। तो इस तरह से जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे इस पुस्तक में दिए गए हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे हमारे 1310 प्रश्न। तो जो भी साथी हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या जो कर रहे हैं वो उनके लिए रिवीजन के तौर पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो उनके रिवीजन के तौर पे बहुत ही रामबाण साबित होगा और अपनी तैयारी में बूस्टर के तौर पे इसको पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड 5.0 सामान्य अध्ययन, और इसमें सारे अध्यायवार सॉल्व पेपर दे रखे हैं, ठीक है। शुरू से अंत तक देखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा हिस्ट्री का है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। कौन से जानवर के बारे में सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको नहीं पता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है 69th बीपीएससी प्री 2023 में। तो क्या आंसर होगा हमारा इसमें? बैल, हाथी, घोड़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दोस्तों बीपीएससी ने जो इसका आंसर माना है, ऑप्शन बी माना है, घोड़ा, ठीक है। और देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहाँ तक घोड़े तक का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन लोथल और सुरकोटड़ा, कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे। देखो, जो स्रोत है इसमें केसी श्रीवास्तव का स्रोत दे रखा है, लेकिन जो बिहार ने बीपीएससी ने जो इसका आंसर माना है, ऑप्शन बी माना कि घोड़ा जो है सैंधव लोग इससे परिचित नहीं थे, लेकिन स्रोत के अनुसार घोड़े से भी ये लोग परिचित थे। तो हम लोग चलेंगे बीपीएससी के अकॉर्डिंग, जो उसने आंसर माना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा बी, इसमें घोड़ा। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन दे रखा है इसमें। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह, वैशाली, चंपा, पाटलिपुत्र। तो आंसर हमारा है राजगृह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बौद्ध, जैन एवं भागवत एवं शैव धर्म से क्वेश्चन आया हुआ है। ये 69 बीपीएससी प्री 2023 में आया है। तो बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बाग में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में। तो आंसर है हमारा अजंता में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोधिसत्व
पद्मपाणी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। कहाँ पे है? अजंता की गुफा में। संस्कृत में पद्मपाणी का शाब्दिक अर्थ जो होता है कमल धारण करने वाला। ठीक है। और बादामी गुफाएं। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित है। स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद कर लीजिए। एलोरा गुफाएं कहाँ पे हैं? एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसर में से एक है, जिसमें 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैसे विहार शब्द दे रखा है इसमें, विहार जो होता था बौद्ध धर्म के जो लोग वहाँ पे रहते थे उससे संबंधित होता था। तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल होता था, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। चैत्य जो है बौद्धों का पूजा स्थल था, जबकि विहार जो था बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल हुआ करता था। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य था गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें आप। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है हमारा बीपीएससी टीआरई 2.0 10/12/2023 को जो पेपर हुआ था, थर्ड पेपर था। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं साथी लोग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके रिवीजन में ये वीडियो बूस्टर के तौर पे साबित हो। जैसा देखते हैं, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। कहाँ से? मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। अंग महाजनपद का क्षेत्र जो है वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। कौन सा? अंग महाजनपद। मगध महाजनपद जो है वर्तमान पटना, गया और शाहाबाद में स्थित था, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। अगला क्वेश्चन साथियों देखो, ये दे रखा है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट में आया है। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? नालंदा में, पाटलिपुत्र में, तक्षशिला। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तक्षशिला में थे। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये एक अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार भी थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा गुप्त काल से संबंधित है। फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था, और हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो दोस्तों देखो, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था, ये सही बात है, लेकिन जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, लेकिन ये गलत है। ये हर्ष के शासनकाल के दौरान नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय। और हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, इतनी बात तो सही है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान नहीं आया था। तो ऑप्शन हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था, सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया था। उसके बाद हेनसांग था, बौद्ध भिक्षु था, सही है। जो
ये जो है राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यानी कि राजा हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग आता है, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। और जो ह्वेनसांग था, इसने कन्नौज, नालंदा, सियालकोट, कश्मीर, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्न में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? देखते हैं उत्तर को। तो किसके पास भेजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय या प्रथम या समुद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो ये समुद्रगुप्त जो था उसके शासनकाल में भेजा गया था। किसके लिए भेजा था? बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए। नेक्स्ट, ये हमारा विविध से क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है पुणे, दिल्ली, लखनऊ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? महरौली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? पंजाब में, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। कब किया जाता है? ज्येष्ठ अष्टमी पे किया जाता है। यह कश्मीरी हिंदुओं का सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले जो हैं, झिरी मेला, पुरमुंडल मेला, चैत्र चौदस, बहु मेला, लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति के प्रारंभिक वस्तु पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य, चरक, कामंदक, इनमें से कोई नहीं। तो ये कामंदक के द्वारा लिखी गई है। नीतिसार जो है कामंदक के द्वारा लिखी गई है। और कब लिखी गई थी? ये गुप्त काल में लिखी गई थी। और ये पुस्तक जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है, और इसके लेखक कामंदक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, इनको मिलान करना है। जैसे चरक जो है, चरक किससे संबंधित है? यह चिकित्सक था चरक। 12 ये ज्योतिष था। ठीक है, 12 एक ज्योतिष हो गया, चरक चिकित्सक हो गया। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। विशाख दत्त ये नाटककार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, मध्यकालीन इतिहास से दिल्ली सल्तनत से इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत करी थी? ये बलबन ने की थी। नौरोज की शुरुआत बलबन ने की थी। और ये बीपीएससी 69 बीपीएससी प्री 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। बलबन ने और क्या क्या किया? यह एक पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पाबोसी शुरू किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा बीपीएससी टीचर 2023 पेपर सेकेंड में फर्स्ट शिफ्ट में। तो क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये मोरक्को से था। सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1333 में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ने इब्न बतूता को दिल्ली
का काजी या जज बना दिया था। कब से कब के लिए? 1325 से 1351 ईस्वी के लिए। और पहुंचा कब था? 1333 में। विविध से क्वेश्चन एक पूछा गया है, सल्तनत कालीन से मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? मैथिली भाषा का विकास पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट। कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान मैथिली भाषा का विकास हुआ था। अच्छा, राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि जो है 1206 से 1526 ईस्वी बताया। इस काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं दी गईं। इस दौरान मिथिला क्षेत्र कर्नाट राजवंश या सिमराव वंश, जो कि 1097 से 1325 ईस्वी का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है हमारा आंदोलन, धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है 15वीं और 16वीं शताब्दी से। नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो ये ईश्वर नागर के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन हमारा बीपीएससी 69 प्री में पूछा गया है। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई है। इसमें 1698 ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता? तो ये हमारा सूरत का बंदरगाह था। सूरत बंदरगाह मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था, या मक्का का द्वार भी, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा द्वार? पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर का आगमन का कारण। बाबर के आने के बाद पूछता है क्या क्या हुआ। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्धों में तोपों की शुरुआत की गई। ये तो सही है, युद्ध में तोपों की शुरुआत बाबर के शासनकाल, जब बाबर ने आक्रमण किया तभी हुई थी। और प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना भी हुई थी। तो ऑप्शन हमारा 3 और 4, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था, और ये 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आक्रमण किए थे। और तैमूर वंश की भी स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। क्षेत्रीय वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत स्थापना के पश्चात यानी कि बाद में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन जो है मराठा से पूछा गया हमारा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो ये मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। और ये किसके शासनकाल में? शिवाजी महाराज के शासनकाल में। इसमें 8 मंत्री हुआ करते थे, इसलिए इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा आधुनिक भारत से पूछा गया है। मुगल साम्राज्य का पतन, स्वायत्त राज्यों का उदय जब हुआ था तब।
तो बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये इलाहाबाद संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। ये BPSC 69 में पूछा गया है। देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब जो था सिजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 में की थी, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव ने बंगाल का पहला गवर्नर बनाया। क्लाइव को बनाया गया पहला गवर्नर बंगाल का। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल दिया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन जब होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है 69 BPSC प्री 2023 में। क्या है क्वेश्चन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये 1632 में किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। अब किस नाम से जाना जाता है? पटना कलेक्ट्रेट के नाम से। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्या है ये क्वेश्चन? इनमें से कौन सा इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? अनऑफिशियल एम्बेसडर कौन बने थे? तो इसमें हमारे दादा भाई नौरोजी बने थे। ये हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है TRE 2.0 में पूछा गया था 15/12/2023 पेपर 4। इंग्लैंड में भारत का अनआधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। ये 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया था तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन भी तैयार किया था। इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते हैं। इन्हें सम्मानपूर्वक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। क्या किया था? बागान में श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। इसमें बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान में श्रमिकों की शादी करने की अनुमति नहीं थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। बागान में श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान नहीं छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? BPSC TRE 3.0 6 to 8 में ये कैंसिल हो गया था एग्जाम, उसमें पूछा गया था। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन BPSC TRE 3 में आया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में और भी थोड़ा जान लेते हैं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा ही जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी थी। कब की थी? 1887 में। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े थे। लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव भी जीता था। दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक सही आंसर है हमारा।
क्या है, रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी कि स्लीपर की मांग को पूरा करने तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय एवं काफ़ी वृक्षारोपण करना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो इनमें से क्या आंसर है हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि एक से अधिक। क्या क्या शामिल था इसमें? निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग, ये सही है। भूमि को उन्नत करना था, साथ ही रेलवे विकास, चाय बागान विकास, यानी कि सभी हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने अपने को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो नाना साहेब ने 1857 का जो विद्रोह था उसमें मुगल सम्राट का नायब घोषित किया था। ये भी देखो बीपीएससी टीआरई 3.0628 एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 4 जुलाई 1857 में जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट, पेशवा को ही नायब कहा जाता है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया है। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की गई थी? तो ये ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? तो ये अफगान थे, उन्होंने की थी। ये टीआरई 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए वांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय, वांदा नवाब जो थे अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थीं, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा। तब वादा नवाब ने 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं, तो बीपीएससी रिपीट क्वेश्चन करता है, तो ये क्लास जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही और कोई क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।